Hello students, welcome back to the channel. I hope you people are doing great and preparing well for your board exams. आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास +2. The name of the chapter is your government budget and the economy. We have already done few things such as what is budget, what is revenue expenditure, revenue receipt, capital expenditure, capital receipt क्या होता है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं. प्लीज़ विजिट दोस क्लासेस, देखो उन क्लासेस को और उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका बजट डेफिसिट. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं. फर्स्टली यू नो व्हाट इज बजट, राइट? द रफ एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू that we are going to incur during the fiscal year, right? Deficit क्या होता है? कमी. अब यहाँ पे कमी किस चीज़ की है? देखिए, कमी खर्चों की तो कभी भी नहीं होती, कमी होती है पैसों की, राइट? तो कमी इसका मतलब किस चीज़ की होगी? रेवेन्यू की. इसका मतलब ये होता है, बजटरी डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जब सरकार के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और उनकी अर्निंग्स कम होती हैं, इस केस को कहते हैं आपका बजट डेफिसिट. ठीक है, आइए डेफिनेशन से समझते हैं. ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट डेफिसिट refers to the situation when budget expenditure of the government are greater than the budget receipt. इसका मतलब क्या है कि आपका बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है बजट रिसीट से. ठीक है, अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है आपका बजट डेफिसिट. बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रेवेन्यू. ठीक है, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, अभी थ्योरी सेक्शन ठीक से समझते हैं. अब देखिए क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आपकी इनकम या सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होती है? कम होती है. जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, खर्चे बहुत थे, ठीक है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम क्या था? सोर्स ऑफ इनकम नहीं था. तो वो केस था हमारा बजटरी डेफिसिट का केस. अब देखिए ये 3 तरह के होते हैं. ठीक है, पहला है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट. ये तीनों ही हम पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है. अब देखिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या है. रेवेन्यू डेफिसिट नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा इसमें. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और रेवेन्यू रिसीट कम होगी. ठीक है, क्या बोला मैंने? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी मोर एंड रेवेन्यू रिसीट विल बी लेस. ठीक है, इसका भी फॉर्मूला है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. कौन सी सिचुएशन है? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर रेवेन्यू रिसीट. अब देखिए इम्प्लीकेशंस का क्या मतलब होता है? इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है कि अगर रेवेन्यू आपका डेफिसिट ज्यादा हो गया है तो इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या पड़ेंगे. अब देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कनेक्ट इकोनॉमिक्स विद योर डेली लाइफ एंड दिस विल मेक योर लर्निंग वेरी इजी. ठीक है, अब आपके पास रेवेन्यू की कमी है, पैसे की कमी है, तो क्या करोगे? सबसे पहले आप ये कोशिश करोगे कि यार मैं थोड़े खर्चे कम करती हूँ, जो आपके बाहर के खर्चे हैं वो थोड़े कम करने की कोशिश करती हूँ. मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरा आजकल सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है. ठीक है, दोस्त ने पैसे मांगे, मैंने उसको मना कर दिया, नहीं यार पैसे नहीं है, नहीं दे पाऊंगी. ठीक है, अब पैसे दे देती तो क्या होता? सोशल वेलफेयर होता. तो सबसे पहले क्या किया मैंने? सोशल वेलफेयर को कट डाउन कर दिया. ठीक है, तो सरकार भी क्या करती है? सरकार भी सबसे पहले जो आपके वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं उसमें से पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देती है. मतलब आपके जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए होते हैं
उनको या तो वो कुछ टाइम के लिए रोक देती हैं या जो पैसे उन पे लगाए गए होते हैं उसको विड्रॉ कर लेती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि अब मैंने दोस्त को पैसे नहीं दिए, दोस्त नाराज हो गया, तो गवर्नमेंट ने जब आपके पैसे नहीं लगाए सोसाइटी में तो सोसाइटी वेलफेयर क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। ठीक है। सेकेंडली, ठीक है चलो दोस्त को पैसे नहीं दिए, अब सेकेंडली क्या होगा, सेकेंडली मैं उधार लेना शुरू करूंगी जब बहुत ही ज्यादा आपकी हालत टाइट चल रही होगी कि यार चलो थोड़ा उधार ले लेते हैं। अब उधार लूंगी तो फ्यूचर में मेरे ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ी, राइट, बोरोइंग्स बढ़ी, तो सेम एज गवर्नमेंट भी आपकी क्या करती है, बोरोइंग्स लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, बोरोइंग्स बढ़ती हैं। ठीक है। अब जब और ज्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी, यार उधारी से भी काम नहीं चल रहा है, अब क्या करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, शेयर्स है, वो बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो सरकार भी क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। किस तरह से, जो उनकी क्या बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी होती, सॉरी, जो उनकी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको प्राइवेटाइज ओनरशिप देना शुरू कर देती है। प्राइवेटाइज ओनरशिप देना शुरू करेगी तो क्या होगा, मे बी कोई फॉरेन कंपनी उसको ले ले। ठीक है, क्योंकि जब बाहर की कंपनी भारत में आएगी तो वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होगी। मैं भी वहां से मैं वहां पे अपना घर बेचूंगी या वहां पे कोई चीज सेल आउट करूंगी जहां मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, मे बी वो कोई फॉरेनर हो। ठीक है, अब इन केस अगर वो फॉरेनर होता है तो क्या होगा, आपका डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेनर्स का डोमिनेशन बढ़ेगा। ठीक है, ये एक केस है। सेकंड केस ये भी हो सकता है कि फॉरेनर ओनरशिप ना बढ़े, लेकिन आपका जो पब्लिक ओनरशिप है वो चेंज हो जाए प्राइवेट ओनरशिप की तरफ। और प्राइवेट ओनरशिप क्या करती है, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है, ना कि आपकी पब्लिक वेलफेयर। समझे इस बात को। देखिए, हमने पढ़ा कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ जाते हैं रेवेन्यू रिसीट से। इस केस को कहते हैं आपका रेवेन्यू डेफिसिट। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, कॉजेस क्या हो सकते हैं, कि सबसे पहले तो आपकी प्रोग्राम्स, सोसाइटी वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स जो सरकार ने लिए होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। देखिए, गवर्नमेंट मे हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स, दिस मे लीड टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, ये हमने पढ़ा। सेकेंडली, गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग्स, अब उस सरकार को उधारी लेनी पड़ेगी। थर्डली, डिसइन्वेस्टमेंट, उसको डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। पढ़ते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। अब आता है आपका फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है आपका व्हेन योर टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर टोटल रिसिप्ट, मतलब एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है। इसके अंदर बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं की जाती हैं। देखिए, इट इज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट अदर देन योर बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स क्यों नहीं ली जा रही, देखिए, फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग्स ये आपकी सेम है। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट के अंदर ऑलरेडी बोरोइंग्स होती हैं। क्यों होती हैं, देखो, ये बहुत रेयरली आपको कोई चीज बताएगा। ठीक है, क्या होता है, टू मीट योर डेली एक्सपेंडिचर, टू मीट द डेली एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने आपसे पहले भी कहा था क्लास में कि रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर वो चीजें आती हैं जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं आपके। अब डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए सरकार को उधारी लेनी पड़ती है, बोरोइंग्स लेनी पड़ती हैं। क्यों बोरोइंग लेनी पड़ रही है, क्योंकि इनकम नहीं है और खर्चे बहुत है, तो वो क्या कर रही है, बोरोइंग्स ले रही है टू मीट योर व्हाट, टू मीट योर
डेफिजिट, कमी को पूरा करने के लिए। तो आपकी बोरोइंग्स ऑलरेडी फिस्कल डेफिजिट में इंक्लूड की जा चुकी हैं, इसलिए हम उसको दोबारा इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेम एज आपका टोटल रिसिप्ट कैसे निकलेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस योर रेवेन्यू प्लस योर कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब देखिए इसके इम्प्लीकेशंस थोड़े से इंटरेस्टिंग है। पहला आता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब देखिए क्योंकि डेफिजिट है तो बोरोइंग्स हैं। अब बोरोइंग सरकार किससे ले रही है, बोरोइंग्स सरकार ले रही है आरबीआई से। अब जब मैं आरबीआई से पैसे ले रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा रही हूं। मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ रही है लेकिन सप्लाई तो उतनी ही है ना। आप डिमांड बढ़ा सकते हो, सप्लाई नहीं बढ़ा सकते शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आप डिमांड बढ़ा सकते हैं लेकिन सप्लाई एकदम से नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सप्लाई के लिए क्या चाहिए, प्रोड्यूसर को चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को बनाने में, फिनिश्ड गुड्स को बनाने में टाइम चाहिए होता है। दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, राइट। वो एकदम से नहीं आप क्रिएट कर सकते। आपकी देखिए डिमांड, या आप ये बोल सकते हो डिमांड, क्यों डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई। लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो बेचारी कांस्टेंट ही चल रही है। अब जब डिमांड बहुत ज्यादा है और चीजें कम है तो चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। ठीक है, महंगी हो जाएंगी, आपके वेजेस बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से साइकिल में क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ आपका इसमें, डिमांड बढ़ी बिकॉज ऑफ मनी सप्लाई बढ़ा। मनी सप्लाई बढ़ा लेकिन क्योंकि आपकी सप्लाई सेम है गुड्स एंड सर्विसेज की, इस वजह से आपकी वो गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो गई। महंगी होने की वजह से इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर। नेशनल डेप्थ, अब देख नेशनल डेप्थ का क्या मतलब है। नेशनल डेप्थ का आपका ये मतलब है कि ये आपकी जीडीपी ग्रोथ को रोकता है, एक हिंड्रेंस है आपकी जीडीपी ग्रोथ में। क्यों, क्योंकि आपको जो भी इनकम मिल रही है, ठीक है, सरकार को जो भी इनकम मिल रही है वो आपकी प्रीवियस डेप्थ को पूरा करने में ही जा रही है, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट आपका क्या रिजल्ट करता है, नेशनल डेप्थ में। क्योंकि ये आपकी जीडीपी ग्रोथ को आगे ही नहीं बढ़ने देता, क्योंकि जो भी इनकम गवर्नमेंट को मिल रही है वो तो आपकी प्रीवियस क्या बोलते हो बोरोइंग्स को चुकाने में जा रही है, तो आपका जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। अब देखिए वो ही है केस ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फिस्कल डेफिसिट में ऑलरेडी बोरोइंग्स इंक्लूड होती है, तो जहां पर बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है वहां पर जीडीपी ग्रोथ होगी नहीं, वहां पे जीडीपी ग्रोथ क्या होगी आपकी, लो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्राउडिंग आउट। आपका क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है जब बोरोइंग ज्यादा बढ़ जाती है तो सरकार अपनी एक खूबी खो देती है, वो है फंडिंग की। ठीक है, जब वो फंडिंग नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ बोरोइंग्स, उसको कहा जाता है आपका क्राउडिंग आउट इफेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसमें बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होती है, फिर से बता देती हूँ क्यों, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में आपकी ऑलरेडी बोरोइंग्स होती हैं, तो आप उसको 2 टाइम तो नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या है, ज्यादा है, और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कम है। जो डे टू डे खर्चे हैं आपके वो क्या है, आपके सरकार पूरे नहीं कर पा रही है, इस वजह से वो बोरोइंग्स लेंगी। ठीक है, और बोरोइंग्स आपकी किसके बराबर होती हैं, फिस्कल डेफिसिट के। ठीक है, लास्ट रह गया प्राइमरी डेफिसिट, इसको भी फटाफट कर लेते हैं। अब आपका लास्ट टॉपिक है वो है आपका प्राइमरी डेफिसिट। ये सेम है आपका फिस्कल डेफिसिट जैसा,
लेकिन इसमें बस इतना डिफरेंस है कि इसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स आपकी इंक्लूड नहीं की जाती, क्योंकि ये सिर्फ करंट ईयर की सिचुएशन को पड़ता है। करंट ईयर एक्सपेंडिचर और करंट ईयर का रिसिप्ट से मतलब है इसको। पिछले लोन्स जो आपने ले रखे हैं उस पे जो आप इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रहे हैं वो आपके प्राइमरी डेफिसिट में नहीं आते। देखो क्या मतलब है इसका कि प्राइमरी डेफिसिट में आपका फिस्कल डेफिसिट आया जिसमें आपकी बोरोइंग्स थी, ठीक है। लेकिन ये जो है सिर्फ इतना सा पार्ट अगर आप देखो फिस्कल डेफिसिट का, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट्स का जो लोड था वो कैरी कर रहा था अपने साथ, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट्स भी ये इसको देनी पड़ रही थी। हमने एक इम्प्लीकेशन में पढ़ा था ना नेशनल डेप्थ, उसमें क्या था, जीडीपी ग्रोथ नहीं बढ़ पा रहा था। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली जो आपने बोरोइंग्स ले रखी थी वो आप पे कर रहे थे, उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे थे, ठीक है। तो ये इसकी एक इम्प्लीकेशन थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ करंट ईयर के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू को ही पड़ता है, ना कि आपके पिछले लोन्स को। समझ गए बात? आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा बजटरी डेफिसिट, जिसके अंदर हमने 3 टाइप्स पढ़े, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड योर प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे या कल कर लेंगे, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।